मैं अजय सर आप सभी मित्रों के समक्ष फिर से एक नया सीरीज एक नया वीडियो लेकर के उपस्थित हूँ। तो जो भी मित्र वर्ग 12वीं क्लास के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और जिनका एग्ज़ाम 2026 में है, उन सभी मित्रों के लिए जो है यह वीडियो समर्पित है। आज हम लोग जो है बाबू क्लास 12 का जो है त्रैमासिक परीक्षा जो है जून 2025 में हुई थी, उसका जो इतिहास विषय है उसका जो है हम क्वेश्चन पेपर का आंसर शीट लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हैं। अगर आप जो है 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं वर्ग 12वीं क्लास का, तो आप जरूर पूरे वीडियो को बिना स्किप किए देखने का प्रयास कीजिएगा। और यह जो है क्वेश्चन बैंक जो है इस पूरे सेट को जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे भी आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं, कुछ प्रश्न लड़ सकते हैं। तो इसलिए जो है यह वीडियो जो है आप सभी मित्रों के लिए समर्पित है। आप सभी जो भी बच्चे जो एग्ज़ाम दे रहे हैं 2026 में इतिहास विषय का वर्ग 12वीं का, तो उन सभी मित्रों के लिए जो ये वीडियो समर्पित है। तो आशा करते हैं कि आप सभी लोग जो है वीडियो को बिना स्किप किए देखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्नों की सीरीज की ओर। तो आज का सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि इब्न बतूता किस देश का निवासी था। आपको बताना है कि इब्न बतूता जो है किस देश का निवासी था। ए में है मोरक्को, बी में है इटली, सी में है रूस और डी में है भारत। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन मोरक्को। तो याद रखिएगा इब्न बतूता जो है मोरक्को देश का निवासी था। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई है। बढ़ते हैं अब दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है आपका स्क्रीन पर ए रहा। तो आज का दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा शहर, ध्यान से समझेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा शहर किस पद्धति से बनाया गया था। आपको बताना है कि हड़प्पा शहर किस पद्धति से बनाया गया था। ए में है नगरीकरण, बी में है ग्रिड, सी में है वर्गाकार और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा हड़प्पा जो शहर जो है वह ग्रिड पद्धति से बनाया गया था, इसलिए इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन ग्रिड पद्धति। तो बढ़ते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। तो आज का तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है आपका स्क्रीन पर ये रहा। आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा वासियों को तंबा कहाँ से मिला था। आपको बताना है कि हड़प्पा वासी जो थे उनको तंबा कहाँ से मिला था। ए में है पंजाब में, बी में है दक्षिण भारत में, सी में है गुजरात में और डी में है राजस्थान में। तो इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन राजस्थान से मिला था। हड़प्पा वासियों को जो है तंबा जो है राजस्थान से प्राप्त हुआ था। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई। चलिए हम लोग बढ़ते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर। तो चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है आप ध्यान से देखेंगे। आपका स्क्रीन पर ये रहा चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे। आपको बताना है कि सिंधु घाटी के लोग जो हैं किस धातु से परिचित थे। ए में है कांसा, बी में है लोहा, सी में है सोना और डी में है चांदी। तो इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन। जो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग जो थे वह लोहा से अपरिचित थे। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ रही है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं पाँचों नंबर क्वेश्चन की ओर। तो पाँचों नंबर क्वेश्चन क्या है ये आपके स्क्रीन पर ये रहा, ध्यान से समझेंगे। पाँचों नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति से संबंधित सही कथन चुनें। आपको बताना है कि हड़प्पा संस्कृति से जो है संबंधित सही कथन क्या है। इसके 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में है वह मातृदेव की पूजा में प्रचलित थी, बी में है वहाँ शहरी जीवन था, सी में है वहाँ जोते हुए खेतों के साक्ष्य मिले और डी में है सभी कथन सत्य हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है हड़प्पा संस्कृति से संबंधित सभी कथन जो है यहाँ पे जो है बिल्कुल सही है, इसलिए इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन सभी कथन सत्य हैं। यहाँ यानी कि वहाँ मातृदेव की पूजा प्रचलित थी, बिल्कुल सही है। वहाँ शहरी जीवन था, यह भी बिल्कुल सही है। और सी में है वहाँ जोते हुए खेतों के साक्ष्य मिले थे। इसका मतलब है कि ये सभी ऑप्शन सही है, इसलिए इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन, यानी सभी कथन सत्य हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ रही है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं छठे नंबर क्वेश्चन की ओर। छठा नंबर क्वेश्चन क्या है आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो छठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हड़प्पा कालीन स्थल मुंडीगाक कहाँ अवस्थित है। आपको बताना है कि जो हड़प्पा कालीन स्थल जो है मुंडीगाक वह कहाँ अवस्थित है। तो इसका 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में है अफ्रीका में, बी में है पाकिस्तान में, सी में है अफगानिस्तान में और डी में है भारत में। तो इसका आंसर होगा 6 का आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन अफगानिस्तान में, यानी हड़प्पा कालीन जो स्थल है मुंडीगाक वह जो है अफगानिस्तान में स्थित है। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई। चलिए हम लोग बढ़ते हैं सातवें नंबर क्वेश्चन की ओर। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या है बारीकी से समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के प्रत्येक मुहरे किस चीज़ों की बनी होती थी। आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता के प्रत्येक मुहर किस चीज़ की बनी होती थी। ए में है सिलखड़ी, बी में है तांबा, सी में है लोहा और डी में है कांसा। तो 7 का आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन सिलखड़ी से। हड़प्पा सभ्यता की जो मुहरें थी वह सिलखड़ी से बनी थी। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई। इसका आंसर होगा 7 का ए। तो बढ़ते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है बारीकी से समझते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में नहरों
में से सिंचाई का प्रमाण कहाँ पर मिला है? आपको बताना है सिंधु घाटी सभ्यता में नहरों से सिंचाई का प्रमाण कहाँ से मिला है? ए में है सोरतुघई से, बी में है अलवर से, सी में है कर्नाटक से और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 8 का आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन सोरतुघई से। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई। अगर आपको लगता है कि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्नों की सीरीज को। तो आज का 9वां नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की भौगोलिक आकार कैसा था? आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक आकार कैसा था। ए में है वर्गाकार, बी में है समतल, सी में है आयताकार और डी में है त्रिभुजाकार। तो 9 का आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन त्रिभुजाकार था। सिंधु घाटी सभ्यता की जो भौगोलिक आकार थी वह त्रिभुजाकार था। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 10वें नंबर क्वेश्चन क्या है बारीकी से समझते हैं। 10वें नंबर क्वेश्चन करेंगे, किस स्थल का उत्खनन दयाराम साहनी ने करवाया था? आपको बताना है कि किस स्थल का जो है उत्खनन दयाराम साहनी ने करवाया था। इसके 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में है हड़प्पा, बी में है मोहनजोदड़ो, सी में है मांडा और डी में है राखीगढ़ी। तो इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन जो है दयाराम साहनी ने जो है हड़प्पा सभ्यता का करवाया था। किस स्थल का उत्खनन दयाराम साहनी ने करवाया था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो है हड़प्पा सभ्यता का जो है खोज या उत्खनन कह सकते हैं दयाराम साहनी ने करवाया था। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन की। 11वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अशोक के अभिलेख किस भाषा से लिखे गए थे? आपको बताना है कि अशोक के जो अभिलेख है आपको जो है बताना है, ध्यान से समझेंगे इसको। जो अशोक के जो अभिलेख थे आपको बताना है कि वह किस भाषा से लिखी गई थी। बारीकी से हम लोग समझते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि अशोक के अभिलेख किस भाषा से लिखी गई थी। ए में है उर्दू, बी में है हिंदी, सी में है अंग्रेजी और डी में है प्राकृतिक। तो याद रखिएगा इसका आंसर डी नंबर ऑप्शन प्राकृतिक भाषा में अशोक के अभिलेख लिखे गए थे। तो हम लोग बढ़ते हैं 12वें नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से समझेंगे। 12वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम तमिल महाकाव्य कौन है? आपको बताना है कि प्रथम जो है तमिल महाकाव्य कौन थे। ए में है शिल्पादिकारम, बी में है महाभारत, डी में है रामायण और डी में है गीता। ए में है शिल्पादिकारम, बी में है महाभारत, सी में रामायण और डी में है गीता। आपको बताने कि प्रथम तमिल महाकाव्य कौन है। तो इसका आंसर होगा 12 का ए नंबर ऑप्शन शिल्पादिकारम जो है प्रथम तमिल महाकाव्य था। तो आशा करते हैं कि आपको इसका आंसर समझ में आ गया होगा। 12 का ए नंबर ऑप्शन होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की। 13 नंबर की प्रयाग प्रशस्ति किस शासक से संबंधित है? आपको बताना है कि प्रयाग प्रशस्ति किस शासक से संबंधित है। 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में है अशोक से, बी में है बिंदुसार से, सी में है समुद्रगुप्त से और डी में है अकबर से। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन समुद्रगुप्त से। प्रयाग प्रशस्ति जो है समुद्रगुप्त से संबंधित है। आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई। बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है या आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो 14 नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे। कह रहा है किस शासक ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? आपको बताना है किस शासक ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। ए में है श्रीगुप्त, बी में है अजातशत्रु, सी में है कुणाल और डी में है रुद्रदामन। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन 14 का डी नंबर ऑप्शन रुद्रदामन जो है बाबू सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। तो बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो आज का 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। आज का 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि परिवार का मुखिया क्या कहलाता था? आपको बताना है कि परिवार का जो मुखिया होते हैं उनको क्या कहा जाता था, जो मालिक होते थे। ए में है गृहपति, बी में है राजा, सी में है नृप और डी में है सेठ। तो याद रखिएगा 15 का ए नंबर ऑप्शन होगा गृहपति जो है परिवार का मुखिया कहलाता था। तो बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझेंगे इसको। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वेदों की संख्या कितनी है? आपको पता होना चाहिए कि वेदों की संख्या कितनी है। ए में है 2, बी में है 3, सी में है 4 और डी में है 5। तो हम सभी लोगों को पता है बाबू कि वेदों की संख्या 4 होती है। इसका ऑप्शन होगा सी नंबर ऑप्शन। तो बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो आज का 17 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा। आज का 17 नंबर ध्यान से समझेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हर्षचरित्र किस भाषा में लिखी गई है? आपको बताना है कि हर्षचरित्र किस भाषा में लिखी गई है। ए में है अंग्रेजी, बी में है संस्कृत, सी में है हिंदी और डी में है मराठी। तो 17 का आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन संस्कृत भाषा में जो है हर्षचरित्र लिखी गई है। तो बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे इसको। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रभावती
गुप्ता किसकी पुत्री थी? आपको बताना है कि प्रभावती गुप्ता जो है किसकी पुत्री थी? ए में है चंद्रगुप्त द्वितीय का, बी में है हर्षवर्धन का, सी में है कनिष्क का और डी में है चंद्रगुप्त वन का। तो इसका आंसर होगा 18 का ए नंबर ऑप्शन, चंद्रगुप्त द्वितीय का जो है प्रभावती गुप्ता जो है पुत्री थी। तो प्रभावती गुप्ता किसकी पुत्री थी? चंद्रगुप्त द्वितीय का था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने 18 का जो आंसर होगा वह ए नंबर ऑप्शन होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय का। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से समझ लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अग्रहार भूमि अनुदान किससे प्रदान किया जाता था? आपको बताना है कि अग्रहार भूमि अनुदान जो है किसे प्रदान किया जाता था? ए में है ब्राह्मण को, बी में है क्षत्रिय को, सी में है व्यापारी को और डी में है श्रमिक को। तो 19 का जो आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन होगा, ब्राह्मण को जो है अग्रहार भूमि अनुदान में दिया जाता था। तो बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 20 नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे, बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे 20 नंबर क्वेश्चन। तो 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग किस सदी में भारत आया था? आपको बताना है चीनी यात्री जो ह्वेनसांग था जो है किस सदी में भारत आया था? इसके 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में है 7वीं शताब्दी में, बी में है 8वीं शताब्दी में, सी में है 5वीं शताब्दी में और डी में है 9वीं शताब्दी में। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन, चीनी यात्री जो ह्वेनसांग जो था भारत जो है 7वीं शताब्दी में भारत आया था। तो बढ़ते हैं 21वें नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 21वें नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे 21वें नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि व्यापारियों का संघ क्या कहलाता था? आपको बताना है कि व्यापारियों का जो संघ होता था, व्यापारी जब आपस में मिल करके मिलते थे तो उसको क्या कहा जाता था? उनके संघ को क्या कहा जाता था? ए में है संघ, बी में है श्रेणी, सी में है कुल और डी में है धर्म। तो इसका आंसर होगा 21 का बी नंबर ऑप्शन, श्रेणी। व्यापारियों का जो संघ होता था उसको श्रेणी के नाम से जानते थे। तो बढ़ते हैं 22वें नंबर क्वेश्चन की ओर। तो आज का 22वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 22वां नंबर क्वेश्चन है कि पेरिप्लस किस भाषा का शब्द है? आपको बताना है कि जो पेरिप्लस जो भाषा है वह किस भाषा का शब्द है? जो शब्द है पेरिप्लस वह किस भाषा का शब्द है आपको बताना है। तो ए में है हिंदी, बी में है अरबी, सी में है यूनानी और डी में है बंगाली। तो इसका आंसर होगा बी का सी नंबर ऑप्शन, यूनानी मतलब ग्रीक भाषा का शब्द है पेरिप्लस। ठीक है, तो इसको ग्रीक को हम लोग हिंदी में यूनानी बोलते हैं, तो यूनानी भाषा का शब्द, यानी 22 का सी आंसर होगा। तो बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर, अर्थात 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 23 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आहत सिक्के किस धातु के बने होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। बताना है आपको कि आहत सिक्के किस धातु के बने होते हैं। इसके 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में है चांदी, बी में है तांबा, सी में है ए और बी दोनों और डी में है सोना। तो याद रखिएगा जो आहत सिक्के होते हैं बाबू चांदी और तांबा के बने होते हैं। इसका मतलब है 23 का आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन, ए और बी दोनों। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई। फिर से समझ लेते हैं, आहत सिक्के किस धातु के बने होते हैं? चांदी और तांबा के, अर्थात इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन, ए और बी दोनों। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के किन राजाओं ने जारी किए थे? बड़े पैमाने पर जो सोने के सिक्के थे किन राजाओं ने जारी किया था? ए में है कुषाण, बी में है मौर्य, सी में है नंद और डी में है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है, याद रखिएगा, बड़े पैमाने पर जो सोने के सिक्के जो है जारी किया गया था वह कुषाण वंश के शासकों ने जारी किया था। इसका आंसर होगा 24 का ए नंबर ऑप्शन। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से समझते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किस उद्वाचन किया था? ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किसने उद्वाचन किया था? ए में है जेम्स प्रिंसेप, बी में है कर्नल टॉड, सी में है राखल दास बनर्जी और डी में है जेडी नूर। तो याद रखिएगा 25 का जो आंसर होगा ए होगा। इसका 25 का आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन, जेम्स प्रिंसेप जो है ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम जो है उद्वाचन किया था। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 26 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, ध्यान से समझेंगे, पढ़ेंगे इसको। करा है कि अशोक ने कलिंग विजय अपने शासन के किस वर्ष की थी? आपको बताना है अशोक ने जो है कलिंग विजय जो है अपने शासन के किस वर्ष में की थी? ए में है 5, दूसरा 8, सी में है 10 और डी है 12। आपको बताना है अशोक ने जो है कलिंग विजय जो है अपने शासन के किस वर्ष में की थी? तो याद रखिएगा कलिंग विजय जो है 8वें वर्ष में जो है अशोक ने जो है की थी, 8वें वर्ष में। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन। तो अशोक ने जो है कलिंग विजय किस वर्ष किया था? तो 8वें वर्ष में, अपने शासन के 8वें वर्ष में कलिंग को विजय किया था, मतलब कलिंग को जीत लिया था। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 27वें नंबर क्वेश्चन की ओर। ध्यान से समझेंगे 27वां नंबर क्वेश्चन, बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे आप लोग। 27वां नंबर क्वेश्चन कर रहा था कि आहत सिक्के का प्रयोग वाणिज्य क्षेत्रों में किस शताब्दी ईसा पूर्व में प्रारंभ हो गया? आपको बताना है
कि जो आहत सिक्के थे बाबू, आहत सिक्के का प्रयोग जो है वाणिज्यिक क्षेत्रों में किस शताब्दी ईसा पूर्व में प्रारंभ हुई थी? तो याद रखिएगा 27 का आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है आहत सिक्कों का प्रयोग होना शुरू हो गया था। तो बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर, अर्थात 28वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, कुल शब्द का अभिप्राय है। आपको बताना है कुल शब्द का क्या मतलब होता है, क्या अभिप्राय होता है। ए में है जाति, बी में है परिवार, सी में है गोत्र और डी में है समाज। तो 28 का आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, परिवार। ठीक है, कुल शब्द का अभिप्राय परिवार से होता है। तो बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 29 नंबर क्वेश्चन क्या, ध्यान से समझते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन करा है कि आदि पर्वन प्रथम अध्याय किस ग्रंथ से संबंधित है। ए में है रामायण, बी में है रामचरित्र मानस, सी में है महाभारत और डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा 29 का सी नंबर ऑप्शन, महाभारत से संबंधित है आदि पर्वन। तो बढ़ते हैं 30वां नंबर क्वेश्चन की ओर, अर्थात 30 नंबर क्वेश्चन क्या है बारीकी से समझते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, बौद्धिक काल में गोत्र से बाहर वैवाहिक संबंध को कहा जाता था। आपको पता नहीं कि वैदिक काल में गोत्र से बाहर वैवाहिक संबंध को क्या कहा जाता था। ए में है बहिर्विवाह, बी में है अंतर्विवाह, सी में है ब्रह्म राक्षस विवाह और डी में है इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा 30 का ए नंबर ऑप्शन, बहिर्विवाह। ठीक है, तो बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, समझते हैं इसको। 31 नंबर क्वेश्चन क्या है कि धर्मसूत्र में कितने प्रकार का विवाह का वर्णन है। आपको बताना है कि धर्मसूत्र में जो है कितने प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है। ए में है 5, बी में है 6, सी में है 7 और डी में है 8। तो याद रखिएगा 31 का आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन, 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है। तो बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से समझेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त किस वेद से संबंधित है। ए में है ऋग्वेद से, बी में है यजुर्वेद से, सी में है सामवेद से और डी में है अथर्ववेद से। तो 32 का जो आंसर होगा ए नंबर होगा ऋग्वेद से, पुरुष सूक्त जो है ऋग्वेद से संबंधित है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन। बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की ओर। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, समझते हैं ध्यान से। 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मदसौरा अभिलेख जिसमें रेशम बुनकरों की श्रेणी का वर्णन है कहाँ मिला है। आपको बताना है कि मदसौरा अभिलेख जिसमें रेशम बुनकरों की श्रेणी का वर्णन है वह कहाँ से मिला है। ए में है राजस्थान से, बी में है पंजाब से, सी में है मध्य प्रदेश से और डी में है असम से। तो जो 33 का जो आंसर होगा वह होगा सी नंबर ऑप्शन, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से जो है मदसौरा अभिलेख में जो है रेशम बुनकरों की श्रेणी का वर्णन मिला है। तो इस बात को याद रखिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की ओर। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शूद्रक की रचना है। आपको पता है शूद्रक की रचना कौन सी है। ए में है मृच्छकटिकम, बी में मुद्रा राक्षस, सी में है लीलावती और डी में है विदेशिया। तो 34 का आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन, मृच्छकटिकम जो है शूद्रक की रचना है। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई। चलिए हम बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मातंग जातक किस भाषा में रचित ग्रंथ है। आपको बताने कि मातंग जातक किस भाषा से रचित ग्रंथ है। तो 35 का आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन, पाली भाषा। तो आशा करते हैं कि आपको याद हो गया होगा। 35 का जो आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन होगा, पाली भाषा। तो बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की ओर। 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि स्त्रियों के लिए धन अर्जन कितने तरीके से मनुस्मृति में वर्णित है। आपको बताना है कि स्त्रियों के लिए जो है धन का अर्जन के कितने तरीके मनुस्मृति में वर्णित किया गया है। तो 36 का आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, 6 तरह से मनुस्मृति में जो है स्त्रियों के लिए धन अर्जन के 6 तरीके बताए गए हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई, इसका आंसर समझ में आ गया। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की ओर। 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मध्यम निकाय किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है। आपको बताने कि मध्यम निकाय जो है किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है। ए में है जैन धर्म से, बी में है हिंदू, सी में है बौद्ध और डी में है इस्लाम। तो मध्यम निकाय जो है बाबू बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन। तो बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की ओर। 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कुरु जनपद की राजधानी कौन थी। आपको बताना है कुरु जनपद की राजधानी कौन थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन, हस्तिनापुर। ठीक है, तो कुरु जनपद की जो राजधानी थी वह थी हस्तिनापुर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पुस्तक बौद्ध दर्शन से संबंधित है। ए में है सूत पिटक, बी में है विनय पिटक, सी में है अभिधम पिटक और डी में है जातक। तो 39 का जो आंसर होगा वह होगा सी नंबर ऑप्शन, अभिधम पिटक। बौद्ध क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक बौद्ध दर्शन से संबंधित है। तो बौद्ध दर्शन से कौन संबंधित है, तो अभिधम पिटक जो है। इसका आंसर होगा 29 का सी नंबर। अगला बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की ओर। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से समझेंगे। कर रहा है कि बुद्ध किस मगध नरेश का समकालीन थे। ए में है अजातशत्रु, बी में है अशोक, सी में है बिंबिसार और डी में ए और सी दोनों। तो याद रखिएगा जो मगध नरेश जो थे
वह अजातशत्रु और बिंबिसार, यह दोनों के समकालीन थे, इसीलिए इसका आंसर होगा 40 का डी नंबर ऑप्शन, ए और सी दोनों। तो बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की ओर। 41 नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसके कहने पर महात्मा बुद्ध ने संघ में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी थी। क्वेश्चन है कि किसके कहने पर महात्मा बुद्ध ने संघ में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी थी। ए में है उपाली, बी में है यशोदा, सी में है मगली पुत हितिस और डी में है आनंद। तो 41 का आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन आनंद, है ना। 41 का आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन आनंद। अगला नंबर क्वेश्चन है स्तूप का संस्कृत में क्या अर्थ होता है। आपको बताना है कि स्तूप का संस्कृत में क्या अर्थ होता है। तो याद रखिएगा स्तूप का अर्थ होता है टीला, इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन टीला। तो बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर, 43 नंबर क्वेश्चन की ओर। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध मत के पुरातत्व परंपरा के अनुयायी को क्या कहलाता है। फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध के पुरातन परंपरा के अनुयायी क्या कहलाते हैं। ए में है महायानी, बी में है हीनयानी, सी में है थेरवादी और डी में है सनातनी। इसका आंसर होगा 43 का जो आंसर होगा वह होगा बी नंबर ऑप्शन हीनयानी, बी नंबर ऑप्शन होगा हीनयानी। तो बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर, अर्थात 44वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 44 नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे क्या कह रहा है 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कैलाशनाथ मंदिर कहाँ अवस्थित है। आपको बताना है कि कैलाशनाथ मंदिर जो है कहाँ स्थित है। ए में है एलोरा में, बी में है सूरत में, सी में है कालीकट में और डी में है नागपट्टिनम में। तो 44 का जो आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन होगा एलोरा में है। एलोरा में जो है कैलाश मंदिर स्थित है। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई। बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन की ओर। 45 नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है लोथल किस राज्य में है। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, जरूर आप इसको ध्यान से रखिएगा याद। लोथल किस राज्य में है, इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन गुजरात राज्य में लोथल स्थित है। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई। अगला नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन की ओर। 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। आपको पता नहीं कि मोहनजोदड़ो जो है किस भाषा का शब्द है। तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो जो है सिंधी भाषा का शब्द है। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन। तो बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन की ओर। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कल्हड़ ने किस ग्रंथ को लिखा है। आपको बताना है कि कल्हड़ जो है किस ग्रंथ को लिखा है। याद रखिएगा उन्होंने राजत रंगड़ी नामक पुस्तक लिखी थी कल्हड़ ने। तो आशा करते हैं कि इसका आंसर होगा 47 का ए नंबर ऑप्शन होगा। आपको ये बातें समझ में आ गई। क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। यह VBI क्वेश्चन है कि कल्हड़ ने किस ग्रंथ को लिखा था। राजत रंगड़ी, इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन। ए नंबर ऑप्शन ध्यान रखिएगा अपने दिमाग में, यह VBI क्वेश्चन है। अगर आपको लगता है कि ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी, तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन की ओर। 48 नंबर क्वेश्चन क्या करें ध्यान से समझेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन करें कि हाथी गुफा में किसका अभिलेख मिला है। आपको पता है कि हाथी गुफा में किसका अभिलेख मिला है। ए में है खारवेल का, बी में है अशोक का, सी में है समुद्रगुप्त का और डी में है पुष्यमित्र का। तो 48 का जो आंसर होगा वह होगा ए नंबर ऑप्शन खारवेल का जो है हाथी गुफा अभिलेख में जो है खारवेल का जो है अभिलेख प्राप्त हुआ है। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई है। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन खारवेल। तो बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन की ओर। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है ध्यान से समझते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। ए में है सांची, बी में कुशीनगर, सी में है बोधगया और डी में है लुम्बिनी। ये सबको पता है भाई कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन। तो बढ़ते हैं 50 नंबर क्वेश्चन की ओर। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। सबको पता है भाई बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन सिद्धार्थ। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई। चलिए हम बढ़ते हैं 51 नंबर क्वेश्चन की ओर। 51 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है ध्यान से समझते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे। भाई बहुत इजी क्वेश्चन है, आप जरूर इसको अपने एग्जाम में बनाए होंगे। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे। तो इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन महावीर थे। महावीर जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। तो ये बातें याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है, जरूर इसको ध्यान से देखेंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 52 नंबर क्वेश्चन की ओर। 52 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि शुंग वंश की स्थापना किसने की थी। आपको बताना है कि शुंग वंश की स्थापना किसने की थी। इसका आंसर होगा 52 का जो आंसर होगा वह होगा सी, है ना। याद रखिएगा 52 का आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन। पुष्यमित्र शुंग ने जो है शुंग वंश की स्थापना किया था। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई। चलो हम लोग बढ़ते हैं 53 नंबर क्वेश्चन की ओर। 53 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था। आपको पता नहीं ये VBI क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि मानव ने जो सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया था। तो याद रखिएगा मानव ने जो सर्वप्रथम जो है तांबा धातु का इस्तेमाल किया था। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं 54 नंबर क्वेश्चन की ओर। 54 नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंगुत्तर निकाय में महाजनपदों की संख्या कितनी थी।
आपको बताना है कि अंगुत्तर निकाय में महाजन पदों की संख्या कितनी थी। तो याद रखिएगा 54 का आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन 16। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजन पदों की संख्या बताई गई है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 55 नंबर क्वेश्चन की ओर। 55 नंबर क्वेश्चन क्या करें, ध्यान से समझेंगे। 55 नंबर क्वेश्चन करा है कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है। ए में है साहित्य, बी में है भगवान भग्नावशेष, सिक्के और अभिलेख। तो याद रखिएगा 55 का जो आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन होगा साहित्य। साहित्य जो है पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 56 नंबर क्वेश्चन की ओर। 56 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, ध्यान से समझेंगे। 56 नंबर क्वेश्चन करा है कि अशोक किस वंश का शासक था। आपको बताना है कि अशोक जो थे बाबू वो किस वंश के शासक थे। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन मौर्य वंश के शासक थे अशोक। तो बढ़ते हैं 57 नंबर क्वेश्चन की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो भाई सबको पता है महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, कुंडल वन में हुआ था। महावीर का जन्म जो है कुंडल वन में होगा। इसका आंसर होगा 57 का डी नंबर ऑप्शन। तो बनाए होंगे अपने एग्जाम में। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 58 नंबर क्वेश्चन की ओर। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तमिल संगम साहित्य के वेलुलार किसे कहा जाता था। प्रश्न फिर से पढ़ लेते हैं। प्रश्न है तमिल संगम साहित्य के वेलालार किसे कहा जाता था। याद रखिएगा इसका आंसर होगा 58 का बी नंबर ऑप्शन बड़े जमींदार को जो है कहा जाता था। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर, अर्थात 59 नंबर क्वेश्चन की ओर। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कुषाण शासक अपने नाम के आगे कौन सी उपाधि लगाते थे। याद रखिएगा कुषाण शासक जो है अपने नाम के आगे जो है देवपुत्र का उपाधि लगाते थे। 59 का डी देवपुत्र। याद रखिएगा इस बात को। कुषाण शासक जो है अपने नाम के आगे कौन सी उपाधि लगाते थे, देवपुत्र। यानी इसका आंसर होगा क्या, डी नंबर ऑप्शन। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 60 नंबर क्वेश्चन की ओर। 60 नंबर क्वेश्चन करा है कि प्राचीन भारत में जैन विद्वान ने किस भाषा साहित्य को लिखा है। आपको बताना है कि प्राचीन भारत में जैन विद्वान ने किस भाषा साहित्य को लिखा है। तो याद रखिएगा जो जैन विद्वान थे वह जो है प्राकृतिक भाषा में जो है जैन साहित्य को लिखा है ना। इस बात को याद रखिएगा। 60 का आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है। तो बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर, अर्थात 61 नंबर क्वेश्चन की ओर। 61 नंबर क्वेश्चन करें कि मेसोपोटामिया के लेख में वर्णित हाजा पक्षी किस क्षेत्र से संबंधित थे। आपको बताना है कि मेसोपोटामिया के जो लेख में वर्णित जो हाजा पक्षी है वह किस क्षेत्र से संबंधित है। तो याद रखिएगा 61 का आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन मेलुहा से संबंधित है। तो बढ़ते हैं 62 नंबर क्वेश्चन की ओर। 62 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मेघअसनीज किस शासक के दरबार में आया था। आपको बताना है कि मेघअसनीज जो है किस शासक के दरबार में आया था। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो बढ़ते हैं 63 नंबर क्वेश्चन की ओर। 63 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि तमिल संगम साहित्य के अलवर किसे कहा जाता था। आपको बताना है कि तमिल संगम साहित्य के अलवर किस व्यक्ति को कहा जाता था। तो इसका आंसर होगा 63 का सी नंबर ऑप्शन हलवाहा को कहा जाता था। तो बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। 64 नंबर क्वेश्चन की ओर। 64 नंबर क्वेश्चन क्या है इसको ध्यान से समझेंगे। 64 नंबर क्वेश्चन करें कि सफल और धनी व्यापारी क्या कहलाते थे। आपको बताना है कि सफल और धनी व्यापारी को क्या कहते हैं। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन इनमें से सभी। मतलब सार्थवाह कहा जाता था, मस्तुवन कहा जाता था, सेठी कहा जाता था, मतलब ये सभी। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन इनमें से सभी कहा जाता था। बढ़ते हैं 65 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो आज का 65 नंबर क्वेश्चन है कि रोमन साम्राज्य किस वस्तु की बहुत महंगी थी। आपको बताना है कि रोमन साम्राज्य में कौन सी वस्तु बहुत महंगी थी। ए में है कपड़े, बी में है जड़ी बूटियाँ, सी में है मसाले और डी में इनमें से सभी। तो याद रखिएगा 65 का आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन इनमें से सभी। तो रोमन साम्राज्य में जो है कपड़े, जड़ी बूटियाँ और मसाले जो हैं बहुत ही महंगी थी। तो इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन इनमें से सभी। तो बढ़ते हैं 66 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो आज का 66 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 66 नंबर क्वेश्चन है कि जरथुस्तर किस देश से संबंधित थे। आपको बताना है कि जरथुस्तर जो है वह किस देश से संबंधित है। ए में है ईरान, बी में है चीन, सी में है भारत और डी में है यूनान। तो इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन ईरान से संबंधित है। तो बढ़ते हैं 67 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो आज का 67 नंबर क्वेश्चन है अरस्तु किस देश से संबंधित है। आपको बताना है कि अरस्तु किस देश से संबंधित है। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन यूनान से संबंधित है। तो बढ़ते हैं 68 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो आज का 68 नंबर क्वेश्चन क्या, ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन करें कि ईधे गणराज्य कहाँ स्थित था। आपको बताना है कि ईधे गणराज्य कहाँ स्थित है। बी में है इसका आंसर होगा पंजाब और हरियाणा में स्थित है। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन। तो बढ़ते हैं 69 नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर 69 नंबर क्वेश्चन है कि सातवाहन किस वर्ण के थे। आपको बताना है कि सातवाहन किस वर्ण के थे। तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा डी नंबर आंसर होगा ब्राह्मण वंश के थे, वर्ण के थे, ब्राह्मण वर्ण के थे। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन। तो बढ़ते हैं आज के सबसे अंतिम नंबर क्वेश्चन, अर्थात 70 नंबर क्वेश्चन। तो आज का 70 नंबर क्वेश्चन करा है कि देवगढ़
के विष्णु मंदिर का निर्माण कब हुआ था? आपको बताना है कि देवगढ़ के विष्णु मंदिर का निर्माण कब हुआ था। तो इसका 4 ऑप्शन दिया गया। ए में कुषाण काल में, बी में है मौर्य काल में, सी में है सातवाहन काल में और डी में है गुप्त काल में। तो इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन, गुप्त काल में जो है देवगढ़ के विष्णु मंदिर का निर्माण हुआ था। तो इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन, गुप्त काल में। तो आशा करते हैं कि आपको जो है ये 70 प्रश्न समझ में आ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसे प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है, जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि इसी तरह के नए नए वीडियो, आपके नए नए सीरीज, आपके नए नए एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत सारे प्रश्नों का सीरीज हम आपको दें, ताकि आप जो है अपने एग्जाम की बेहतर तैयारी कर सके और उसका नोटिफिकेशन आपके सबसे पहले प्राप्त हो। तो अगर आपको लगता है कि ये 70 प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि इसका जो लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन है, इसका भी क्वेश्चन आंसर अगर आपको मिले इस एग्ज़ाम का, तो उसका आंसर सहित, तो मैं जो है ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर जो जून 2025 में जो इतिहास का एग्ज़ाम हुआ है 12 का, उसका शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन का जो है भी जो है आप वीडियो बना करके दिखाइए। यहाँ पे जो शॉर्ट क्वेश्चन है, ये सभी शॉर्ट क्वेश्चन है और ये लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर इसका भी आप हर क्वेश्चन का आंसर आप चाहते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए समझाने के साथ साथ इसका क्वेश्चन आंसर भी बनाना चाहते हैं आप, तो आप ज़रूर पूरे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको मेरी बातें समझ में आ गई। अगर आपको लगता है कि सभी बातें हमारी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है या सभी उपयोगी है, तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू, आपने इतना समय दिया इस वीडियो को देखने के लिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सारा प्यार, आशीर्वाद। थैंक यू, धन्यवाद।